बेटा आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी? तो बेटा आप लोगों ने कल सभी बच्चों ने स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ कर लिए होंगे, कुछ एक ने मेरे पास भेजा भी है, कुछ एक ने नहीं भेजा। तो क्या क्या लिमिटेशंस है VSEPR थ्योरी की, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से, ये ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी शेप को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। दिस थ्योरी वाज unable to explain the shape of various molecules। तो जो ये थ्योरी थी ये अनेबल थी, ये नहीं बता पाई कि कुछ एक मॉलिक्यूल की शेप ऐसी है जो VSEPR थ्योरी से निकालते हैं उनसे अलग होती है, ठीक है। तो उस थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब कैसे, वो आप देखिए। तो हमने एक एग्जांपल लिया बेटा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अगर मैं इसमें VSEPR थ्योरी से बात करूं तो CO2 जो है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालती हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, डिवाइड कर दिया 2 और 4, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये तो 3 आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 3 आए, 2 बॉन्ड पेयर है, एक फॉर्मूला ये बना Ab2L1। फॉर्मूला क्या बना बेटा? Ab2L1 बना, ओके, ये बना फॉर्मूला। पर ये गलत है, CO2 की ज्योमेट्री ये नहीं होती। जो CO2 है इसकी शेप होती है लीनियर। CO2 की शेप क्या होती है? लीनियर होती है। और बेटा CO2 कुछ ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो जो VSEPR थ्योरी थी ये बता ही नहीं पाई कि CO2 की शेप लीनियर क्यों है। VSEPR थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, SO2 मॉलिक्यूल हो गया, SO3 मॉलिक्यूल्स हो गया, उनकी शेप को ये थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, ठीक है। तो बेटा इस थ्योरी ने कुछ हद तक तो सेम काम किया, लेकिन ये थ्योरी बहुत सारे मॉलिक्यूल में जाके फेल हो जाती है, वहां पर उनकी प्रॉपर शेप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बस इसकी एक ही मेन लिमिटेशन थी कि कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसे भी थे जिनकी शेप इस थ्योरी के हिसाब से करेक्ट नहीं आई। उसका एक एग्जांपल आपका CO2 है कि भाई CO2 का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, ये स्ट्रक्चर होता है CO2 का, बट इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर मैं CO2 को VSEPR थ्योरी के हिसाब से करती हूँ तो मेरा फॉर्मूला Ab2L1 बनता, बैंड शेप या V शेप आती, लेकिन इसकी शेप बैंड शेप या V शेप नहीं है, ये तो लीनियर शेप है। इस बात को ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी मेन कमी रह गई थी बेटा। तो अब इसके बाद आगे हम करते हैं, इसको रब कर देती हूँ मैं। VSEPR थ्योरी आपकी हो चुकी है, कमी इसकी बता दी है। तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए कुछ और नई मॉडर्न थ्योरीज आई, ठीक है, जिसमें दो आपकी मेन थ्योरी है, VBT थ्योरी एंड MOT थ्योरी। VBT होता है वैलेंस बैंड थ्योरी और MOT होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। भाई जो मेन कमी VSEPR थ्योरी की रह गई थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया शेप ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल, उन कमियों को दूर करने के लिए आगे कुछ और थ्योरीज आई। उसमें आपकी नेक्स्ट थ्योरी है VBT की फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब बेटा हम यहाँ पे VBT थ्योरी करेंगे। VBT फुल फॉर्म इसकी होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
वीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये थ्योरी आपकी दी थी हिटलर एंड लंदन में। हिटलर एंड लंदन, इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी। हिटलर एंड लंदन ने ये थ्योरी दी थी आपकी 1927 में। ठीक है, और जो ये आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसने दो तरीके से एज्यूम किया था। पहला आपका है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन और सेकंड है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, एक तो हम यहाँ पे वीबीटी थ्योरी को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, और एक हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के टर्म्स में। ठीक है, तो अब इन दोनों थ्योरीज को आप ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको वीबीटी थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करवाऊंगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। ओके, करें शुरू। तो देखिए बेटा, इसको मैं रब कर देती हूँ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को। अब आप ध्यान से देखिए, वीबीटी थ्योरी ने एनर्जी के कंसेप्ट के हिसाब से मॉलिक्यूल की शेप को कैसे बताया। इसने ये कहा बेटा, फर्स्ट पॉइंट, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहां पे हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। मतलब जो एनर्जी है वो लो हो जाती है और जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बस आपको बेटा ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने पर हमेशा हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने का मतलब ये है उसकी एनर्जी लो होती जा रही है और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। एनर्जी लो होती जा रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हुए जा रही है। ओके, और सेकंड ये कह रहे हैं कि जहां भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो रिपल्शन के केस में जो आपकी हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है, उसमें एक्सोथर्मिक थी। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब है जो एनर्जी है वो हाई हो जाती है, और अगर किसी की एनर्जी है वो बढ़ जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। एनर्जी हाई हुई तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इन दो कंसेप्ट पे बात की वीबीटी थ्योरी ने एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से। इसने मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताया, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो अब इसके आगे मैं आपको करवाती हूँ, गिव अप कर देती हूँ यहाँ से। वीपीटी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बेटा अब इसके बाद आगे आप लोग देखिए, नेक्स्ट हमारा अब वीपीटी थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule on the basis of VBT। आप सबको पता है बेटा, जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है? H2। ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम की मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है? H2 होती है। तो अब आपको फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है H2 मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, ऑन द बेसिस ऑफ VBT। तो बेटा कोई भी मॉलिक्यूल है वो कब स्टेबल होगा? जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन।
या आप ये भी कह सकते हो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम से कम इक्वल तो हो किसके, फोर्स ऑफ रिपल्शन की। अगर ये दो कंडीशन होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। मॉलिक्यूल स्टेबल कब रहेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, स्टेबिलिटी इंक्रीज। या अगर ज्यादा नहीं हो तो कम से कम इक्वल तो हो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल हो फोर्स ऑफ रिपल्शन के, तो भी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। टाइम स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब इन बातों के बेस पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, आप सब लोग पढ़ते आ रहे हो 7th 8th क्लास से कि हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है H2, अकेला H खुद को ये अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 की फॉर्म में ही खुद को स्टेबल फील करता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, करवा रही हूँ बेटा मैं आप लोगों को, आवाज नहीं आए किसी की भी, देखिए ध्यान से। तो अब H2 मॉलिक्यूल की हम फॉर्मेशन करेंगे, तो आपको पता है H प्लस H, इससे क्या बनता है H2। H प्लस H से क्या बनता है, H2 बनता है। दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, उससे H2 मॉलिक्यूल आपका बन गया। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिए आप। H एटम जो है, आपको पता है H का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। H का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैंने पहला H एटम लिया, ये पहले H एटम का प्रोटॉन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 ही तो होता है। इसका मीनिंग यहाँ पे प्रोटॉन भी 1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 1 है। आपको ये बात तो पता ही है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो ये एक प्रोटॉन है। और आपको पता है न्यूक्लियस के अराउंड कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये पहले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। ये मैंने मान लिया एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन। इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसलिए मैंने एक पॉजिटिव लगाया, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने एक नेगेटिव लगाया। अब ये आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो ये दोनों है इनके बीच में क्या हो रही है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपका पहला हाइड्रोजन एटम हो गया H, ठीक है। अब आप ऐसा ही दूसरा हाइड्रोजन एटम ले, तो प्लस अब मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मेरा दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन, और ये मेरे दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया, H प्लस H, इसका भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या शो कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे तो क्या करना है, इन दोनों H एटम को जोड़ना है। मुझे तो H प्लस H को क्या बना देना है, H2। पहले H और H में प्लस का साइन था, अब वो प्लस का साइन हट गया है, और अब H और H के बीच में बॉन्ड आ गया है। तो हमें तो प्लस के साइन को हटाना है और यहाँ पे बॉन्ड लेके आना है, ठीक है। तो हमें ये देखना है जब बीच में बॉन्ड आएगा तो मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल फील करेगा भी या नहीं करेगा। तो बेटा आपको ये देखना है H प्लस H जब बनेगा तो H2 की फॉर्मेशन होगी या नहीं। सॉरी बेटा थोड़ा सा नेटवर्क आज कम आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा देखिए, जब आप इन दोनों हाइड्रोजन एटम को आपस में जोड़ के देखेंगे तो आपको पता है अट्रैक्शन तो होती है अपोजिट चार्ज में, रिपल्शन होती है सेम चार्ज में। तो जब आप H और H एटम को जोड़ने की कोशिश करोगे, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम 1 हो गया, ये आपका हाइड्रोजन एटम 2 हो गया। अब जब आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इसका तो पॉजिटिव
और इसका नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन ही होगी। इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, यहाँ भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। बात समझ में आई आपको? जब H और H एटम को आपस में जोड़ोगे तो आपस में जोड़ने पर बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन तो आएगी ना। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव अट्रैक्शन करेगा, ऐसे दूसरे का पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो एक अट्रैक्शन यहाँ हुई, एक अट्रैक्शन यहाँ हुई, साथ में सेम चार्ज रिपेल भी तो करेंगे। तो रिपल्शन यहाँ पे हुई न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, साथ में रिपल्शन आपकी हुई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो जब मैंने दो हाइड्रोजन एटम को जोड़ने की कोशिश की तो बेटा मैंने यहाँ 4 ब्लू लाइंस लगाई, आप लोग देख पा रहे होंगे। 2 लाइन डॉटेड है, 2 लाइन डार्क आपकी है। ठीक है, डार्क लाइन क्या शो कर रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो ये डार्क लाइन है वो किसको शो कर रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन को शो कर रही है। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है फोर्स ऑफ रिपल्शन है कहाँ कहाँ। तो पहला तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू H एटम, हाइड्रोजन एटम। एक तो यहाँ है रिपल्शन, और सेकंड आपका रिपल्शन कहाँ है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ दो जगह फोर्स ऑफ रिपल्शन हुई। वो रिपल्शन कहाँ कहाँ है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यहाँ मैंने डार्क लाइन से ही दिखाया था, अब मैं यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो अब आप लोग ये देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो रही है, साथ में रिपल्शन भी हो रही है। अब आप लोग देखो, जो ये है ना, ये जो आपकी लाइन है, ये आपके न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और ये आपका न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यू का मतलब H और H को जोड़ने पर उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन आई उसे हम बोलेंगे न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपको बेटा ये बात समझ में आई, हमें ओल्ड अट्रैक्शन को नहीं देखना, हमें सिर्फ न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को देखना है। ठीक है, तो जो ये हमारी डॉटेड लाइन है दोनों, ये क्या शो कर रही है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटा जो ये हमारी दोनों लाइन है, ये डार्क वाली, ये क्या शो कर रही है, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आपने देखा दो ही यहाँ पे अट्रैक्शन है, डॉटेड लाइन वाली न्यू, और दो ही यहाँ पे क्या है, रिपल्शन है। और मैंने कहा था जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के, तो हाइड्रोजन एटम स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको यही तो बताना है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह क्या है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन एटलीस्ट इक्वल तो है। अगर रिपल्शन ज्यादा होगी अट्रैक्शन से तब वो स्टेबल नहीं होगा। तो वीपीटी थ्योरी ने बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया एनर्जी कंसेप्ट के बेस पे। ठीक है, कि अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो अब आपको बेटा ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो स्टेबल क्यों होता है। क्योंकि जब हम दो हाइड्रोजन एटम को आपस में जोड़ते हैं तो जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो इक्वल होता है। अगर अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर भी होगा तो भी मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। यही वजह है कि जब हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़कर H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो वो खुद को स्टेबल फील करते हैं। मैं आपको वीपीटी थ्योरी का पहला पॉइंट करवा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसंट्रेशन, और वहां मैंने फर्स्ट करवा दिया कि फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल क्यों होती है। ये बात आप एक्सप्लेन करो वीपीटी थ्योरी के बेस पे। तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि जो ये आपके दो हाइड्रोजन एटम है, जब ये जुड़ के H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी। ठीक है, तो ये आप इतना कर लेंगे बेटा। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा, अदरवाइज फिर हम आगे करते हैं।
ठीक है, तो मैं इसको रब करती हूँ बेटा। देखिए ध्यान से आगे इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द known formation of, explain the known formation of He2 molecule, He2 helium molecule बेटा, explain the known formation of He2 molecule on the basis of VPT थ्योरी। बेटा VPT थ्योरी के बेस पे आप ये बताओ, ऐसे एक्सप्लेन करो कि He2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। VPT थ्योरी के बेस पे आप ये एक्सप्लेन करें कि He2 मॉलिक्यूल जो है वो क्यों नहीं बनता। आपने पढ़ा भी होगा, जो हीलियम होता है He एटॉमिक नंबर 2, वो अकेला ही रहता है, वो कभी भी He2 नहीं बनाता। ठीक है, तो आपको इस बात को एक्सप्लेन करना है कि हीलियम प्लस हीलियम आपस में जुड़कर He2 क्यों नहीं बनाते, ये कंपाउंड क्यों नहीं बनता, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब एक्सप्लेन कैसे करोगे वो आप देखो। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, मतलब 2 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और 2 ही यहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मीनिंग क्या है बेटा कि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 ही प्रोटॉन है। ओके, तो अब हमें ये देखना है जब हम 2 हीलियम एटम को आपस में जोड़ेंगे तो उनके बीच में कुछ नई अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए ध्यान से, ये मैंने पहला हीलियम का एटम लिया और ये मैंने उसका बना दिया न्यूक्लियस। मैंने इस बार न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखाए, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन है और साथ में हीलियम एटम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका पहला इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने, ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन बना दिया। ये आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं, तो यहाँ भी शो करते हैं। तो ये हीलियम एटम है, इसको मैंने नाम दे दिया ए एटम है ये हीलियम का। अब 2 लेने हैं ना He प्लस He, तो ये मेरा दूसरा हीलियम एटम, ये उसके 2 प्रोटॉन और ये इसके हुए 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में क्या शो हुई, अट्रैक्शन शो हुई। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये भी हीलियम का एटम है, मान लो ये एटम है बी, तो अब ये हीलियम के 2 एटम है ए और बी। अब जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो आपस में जोड़ने पर आपको ये देखना है कि इनके बीच में कितनी अट्रैक्शन है और कितनी रिपल्शन है। अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है या बराबर है, क्या है। तो अब हम इन दोनों एटम को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखो जोड़ने पर यहाँ पे क्या क्या होगा। तो पहले चलो हम यहाँ पे अट्रैक्शन देख लेते हैं। तो अट्रैक्शन कहाँ कहाँ होगी वो आप देखिए, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव अट्रैक्शन हुई, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव यहाँ भी अट्रैक्शन हुई, हो गया। इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव यहाँ भी अट्रैक्शन हुई, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव यहाँ भी अट्रैक्शन हुई। तो टोटल यहाँ पर कितनी अट्रैक्शन हो रही है, 4 अट्रैक्शन हो रही है। 4 अट्रैक्शन कहाँ कहाँ हुई, एक का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन। तो आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग खुद देखो क्या यहाँ पे और कहीं अट्रैक्शन की गुंजाइश है जो मैं बनाना भूल गई हूँ। बस यही तो अट्रैक्शन होगी, न्यू अट्रैक्शन, मतलब जो हीलियम और हीलियम एटम को जोड़ रही हो, जो नई अट्रैक्शन है वो हमें देखनी है। तो यहाँ पे न्यू अट्रैक्शन 4 आई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ठीक है, तो जो आपकी डॉटेड लाइन है वो किसको शो कर रही है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब आप ये देखो, जब दोनों हीलियम एटम को आपस में जोड़ रहे हो तो बीच में कितनी न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अब रिपल्शन हम देखते हैं, तो देखिए ध्यान से बेटा, रिपल्शन कहाँ होगी, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव। बेटा मैंने इसको डार्क ब्लू लाइन से कर दिया, और डॉटेड में अट्रैक्शन थी, डार्क ब्लू लाइन रिपल्शन है, तो रिपल्शन सेम चार्ज में होती है ना, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, दो रिपल्शन होगी, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, तीन रिपल्शन हो चुकी है। और कोई रिपल्शन होगी, देखो आप लोग ध्यान से, क्या और कहीं रिपल्शन होने की पॉसिबिलिटी है ना, कहा, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, मैं ये रब कर देती हूँ। ये बस समझाने के लिए, डॉटेड लाइन क्या थी, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब तुम बताओ रिपल्शन कहाँ का हुई, 5 जगह रिपल्शन हुई, इन दोनों के नेगेटिव में, इन दोनों के नेगेटिव में, इस और इस नेगेटिव में, यहाँ और यहाँ, प्लस और प्लस। तो जो ये डार्क लाइन है ये क्या है, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अब अगर आप ये देखो कि जब दोनों हीलियम एटम को हमने जोड़ा तो इनके बीच में कितनी रिपल्शन हुई और कितनी अट्रैक्शन हुई, तो आप लोग खुद देख सकते हो। जो आपकी न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन आई वो कितनी जगह आई, 5 जगह पे आई। जो आपकी नई फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 5 जगह पे है। और अगर आप लोग बात करते हो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी जगह आई, 4 जगह आई। बेटा डॉटेड लाइन 4 ही है ना, और डार्क ब्लू लाइन 5 है। तो इस केस में क्या हुआ, जो आपकी न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन आई ना, वो जाता है किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और मैंने आपको बताया था कोई भी मॉलिक्यूल है वो स्टेबल सिर्फ कब होगा, उसकी स्टेबिलिटी उसी टाइम पे रहेगी जब उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो क्या है, रिपल्शन ज्यादा है और अट्रैक्शन आपकी कम है। फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल आपका कैसा है, अनस्टेबल। मॉलिक्यूल कैसा है आपका, अनस्टेबल है। आप लोग समझ गए होंगे ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यही वजह है कि He2 मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल फील नहीं करता। बेटा आपको समझ में आ गया ये टॉपिक, बताइए अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है देन प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। बेटा ये बच्चा कौन है बताएंगे, जिसका ये है MI वाला फोन है, रेडमी के नाम से लिखा हुआ है, बेटा नाम बताओगे एक बार अपना। हाँ बेटा नाम बोलेगी एक बार अपना। तो आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया VPT थ्योरी का। इसके 2 पॉइंट्स हैं, एनर्जी कंसिडरेशन का और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का। तो आज जो टॉपिक मैंने आपको करवाया वो आपका था एनर्जी कंसिडरेशन की फॉर्म में। ठीक है, कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का। ओके।